जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी। हम थोड़ा सा लास्ट टाइम हम रिव्यू करते हैं। हमने जी एक तो ये देखा था, बुक हमने कंसल्ट की थी। दो ही हम बुक्स कंसल्ट कर रहे हैं, एक सुहेल अफजल साहब की और मीग्स एंड मीग्स की। और मीग्स में से ये एक क्वेश्चन था जिसमें हमने देखा कि जो ट्रायल बैलेंस तक हम पहुंच चुके थे उसमें से हमने बैलेंस शीट को बनाना सीखा। इसके रेलेवेंट जो भी क्वेश्चन है आप वो भी हल करें। बेसिकली इसमें सेकंड पॉइंट पे उसने ये भी पूछा था, देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है, हमने वो डिस्कस नहीं किया था, हमने जो है ना जस्ट बैलेंस शीट बनाई थी। तो उसमें वो कहता है, डज दिस बैलेंस शीट इंडिकेट दैट द कंपनी इज इन द स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए, आप जब भी किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे, मकसद क्या है, उसको एनालाइज करना। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रेशो जो है, हमने देखा था जो लिक्विडिटी रेशोज होती हैं। लिक्विडिटी रेशोज में ना बच्चे दो चीजें आती हैं। एक आती है करंट रेशो, ये जो लिखी हुई है इसके ऊपर, ठीक है। और दूसरी क्या आती है बच्चे, दूसरी आ जाती है इसमें से करंट रेशो का फार्मूला हमने देख लिया था। ये हमें क्या बताएगी, ये हमें ये बताएगी कि हमारे पास लायबिलिटीज कितनी हैं, ठीक है, और हमारे असासे कितने हैं। और इसके अलावा मैंने बताया था ये है 0.226। तो इट मीन्स दैट ये तो जनाबे वाला 0.226 डिवाइडेड बाय 1, यानी अगर लायबिलिटी $1 है तो $1 को पे करने के लिए हमारे असासे कितने हैं, 0.226। ये तो बहुत कम है। तो इट मीन्स दैट वी हैव टेकन द डिसीजन दैट दिस कंपनी डज इज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन इज नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अगर ये एक से कम आती है तो इसका मतलब है ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। वजह क्या है, रूल ऑफ थंब यही है कि 1.5 होनी चाहिए कम से कम। आपके करंट एसेट्स जो हैं वो कम से कम, अगर लायबिलिटीज 1,000 रुपये है तो आपके पास करंट एसेट्स 1,500 रुपये की होने चाहिए। अंदाजा है ना, ताकि अगर कोई भी वक्त आता है तो आप अपनी लायबिलिटीज को सेटिस्फाई कर सकें। तो ये हमें जो 0.226 हमारी रेशियो आई है डिवाइड करने से, हमें पता चला दैट इज एक्चुअली नॉट राइट। अच्छा, इसके बाद दूसरी जो रेशियो होती है ना बच्चे, मैं आपको बताता चलूं, वो होती है, इसको कहते हैं क्विक रेशियो, ठीक है। ये बेसिकली जो है ना, एसिड रेशियो भी कहते हाँ एसिड रेशियो भी कह सकते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं ऐसे हैं। ना। सर एक सवाल है करंट इश्यू का। हाँ बताएं बेटा, पूछें पूछें। सर अगर 1.5 हो करंट रेशो, हाँ तो इसका मतलब है आपके पास कैश है इतना, तो फिर बंदे को लाइबिलिटीज या लोन लेने की जरूरत ही क्या पड़े। अगर कैश इन हैंड या कन्वर्टेबल चीजें हैं तो हम लोग फिर उधार लेते ही क्यों हैं। बच्चे बात सुने, मैंने आपको ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी कि ये एसिड साइड्स, जितनी भी एसिड्स होती है ना ये वाले साइड, ठीक है, ये इन बेस पे ना ये तमाम चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम कंपनी चलाने के लिए। तो कंपनी का एक रूल है कि उसके पास सफिशिएंट कैपिटल कितना है, ठीक है। जब कैपिटल मौजूद होता है ना, तो कैपिटल मौजूद है वो तो इन्वेस्ट हो चुका है इसमें, कुछ हिस्सों में लैंड में चला गया, बिल्डिंग में चला गया, मशीनरी में चला गया। ये जो 1,49,400 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे चला जाता है, तो पता चलता है कि कंपनी ना अपनी चीजों को फुलफिल नहीं कर पा रही, उसको पैसा चाहिए। तो वो क्या करती है, लायबिलिटीज की तरफ जाती है। कोई भी कंपनी हो, वो लायबिलिटीज की तरफ जाके ना उससे बेनिफिट लेती है। बेनिफिट कैसे ले लेती है भला, कुछ वो जनाबे वाला देखें, सैलरीज पेएबल छोड़ दी उन्होंने, लेट देनी है, चलें जी अगली तनख्वाह में दे देंगे। अब नोट पेएबल है जी, अकाउंट पेएबल है, ये हमें देखें उधार का कुछ बेनिफिट आ गया ना, वो हमारे एसेट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं वक्ती तौर पर। तो यही बात होती है कि जो सोर्सेज ऑफ कैपिटल है ना, वो बेसिकली दो साइड से होते हैं। एक लायबिलिटी, जो कि हम डेट ले लेते हैं जाके किसी से, उसको डेट का नाम देंगे ना, जो हम पे लायबिलिटी बन जाता है बाद में। दूसरा है मालिक का जो जी अपना पैसा होता है। मालिक का अपना पैसा तो इन्वेस्टर बहुत बड़ा है, साथ में इसमें जो है ना वो भी आ जाएंगे शेयर्स जो हम इशू करेंगे कैपिटल में, ठीक है। कैपिटल में इंक्लूडेड होती है, क्योंकि शेयर होल्डर भी तो मालिक होते हैं ना। जी सर। तो अब यही बात है बच्चे कि ये जो है ना, ये जो साइड है ये सोर्सेज को शो कर रहे हैं, कैपिटल के सोर्सेज क्या है, बस यही बात है।
ये देखिए ना, मैं मानता हूँ असल में हम जो तज्जिया कर रहे हैं ना, 0.226 आया हमारे पास, वो बेसिकली एक फाइनेंशियल एनालिस्ट जो हैं, जो ये चीजें रेशोज बनाते हैं, जिनका मकसद ही यही था कि हम जनाब, ये एक तरीका बताया है उन्होंने कि जब आपने किसी भी चीज को एनालाइज करने के लिए जाना है तो बैलेंस शीट को एनालाइज करने की दो रेशोज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो है करंट रेशो और क्विक रेशो। ठीक है जी, समझ आ गई आपको? जी सर। अगर बात सुने, अगर 1.226 होता तो फिर हम कहते हैं कि हाँ जी करंट एसेट्स तो अच्छे हैं। अब मैं आपको एक और बात बताता चलो। तो यहाँ पे ना जब करंट रेशो निकाली तो उसके बाद जो फाइनेंशियल एनालिस्ट थे उन्होंने बोला कि चले करंट एसेट्स ऐसे असासे जो कि आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि करंट एसेट्स में तो इन्वेंट्री भी शामिल है, क्योंकि इन्वेंट्री नो डाउट, वो कहते हैं कि सम टाइम ऐसे होता है आपकी वही शॉप होती है, आप इन्वेंट्री आपकी बिक नहीं रही होती, तो वो क्योंकि बेचेंगे तो पैसा आएगा ना, ऐसे तो नहीं मिलेगा हमें पैसा। तो वो कहते हैं कि आप जो है ना इन्वेंट्री को भी निकाल लें, तब उसकी क्विक रेशो देखें कि वो क्या आई है। अगर वो 1 पॉइंट समथिंग है देन दिस कंपनी इज वर्किंग वेल, ठीक है। अगर वो रेशो बहुत कम है देन इट मींस दैट दैट कंपनी इज नॉट वर्किंग वेल, ठीक है ना। तो इसमें तो करंट रेशियो ही बेकार आई है कंपनी की, 0.226 आ गया है, तो ये तो बहुत कम है। इसका मतलब है कंपनी तकरीबन डूबने वाली है, ठीक है। हम क्या डिसीजन लेंगे यहाँ पे, हम कहेंगे जी फाइनेंशियल पोजीशन तो वीक है इसकी, लिहाजा इस कंपनी को अपने करंट एसेट्स जो है ना वो बढ़ाने चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर लायबिलिटी ज्यादा है। अब बात आती है क्विक रेशियो, मैंने आपको बता दिया, जस्ट इन्वेंट्री माइनस करेंगे तो वो मोर लिक्विडिटी फॉर्म, लिक्विडिटी फॉर्म का मतलब होता है मोर कैश फॉर्म में आ जाएगा सिस्टम हमारा। तो अकाउंट रिसीवेबल हम उनसे ले सकते हैं, कोई छोटा मोटा हमारा उधार किसी ने देना है वो ले लेंगे, जो कैश होगा वो भी शामिल हो जाएगा। कोई हमारे पास छोटी मोटी सिक्योरिटीज पड़ी हैं तो वो भी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, बॉन्ड वगैरह। अच्छा अब क्या है, ये हमने देख लिया बच्चे लास्ट टाइम में, तो ये हम रिवाइज भी कर रहे थे और हमारा मकसद आज का थोड़ा सा उसका एनालिसिस करना था। यहाँ पे देखें जी, ये एक तो पता नहीं क्यों नीचे ऑप्शन आ जाता है, अब चला गया, सो ओके ये फिर ऐसी से गंदी ऐप है। दोबारा से आ गया ये तो है। अच्छा जी, अब हमने ये भी देख लिया था कि हमारे पास एक इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है, ये तो हमने बनाना सीखा। हमेशा याद रखिएगा, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हमने पॉइंट्स देखे कि हमने टैक्सेस भी देखे। अच्छा सेल्स रेवेन्यू में से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आउट किया और ये हमारे पास टैक्स भी निकाल दिया तो नेट इनकम आ गई। फिर मैंने ये बताया था कि इसको हम मजीद जो है ना अर्निंग पर शेयर पे भी डिवाइड कर देंगे, और कंपनी ने जो शेयर्स यानी इशू किए हुए हैं तो उन पे डिवाइड भी होगा ये पैसा, कुछ उसमें से हम री इन्वेस्ट भी कर देंगे कंपनी में। एक वजह ये स्टेटमेंट हमने पढ़ चुकी हैं। तो इसमें भी ऐसे होता है कि अगर आप इंशाअल्लाह ताला आप अपना बिजनेस ओपन करेंगे, आप अपनी कंपनी ओपन करेंगे, तो बच्चे आपने अगर इनकम स्टेटमेंट ना बनाई, पहले दिन से कोई हिसाब किताब ना रखा, एनालिसिस ना रखा, देन क्या होगा, आप जो है ना लॉस में चले जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। सर अब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो पता चला जी क्या है कि ये हमारे इनकम स्टेटमेंट हमने देख ली थी लास्ट टाइम में, और अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। आपको कोई शोर तो नहीं आ रहा बच्चों का? आ रहा है। आ रहा है, अच्छा चलें, मैं एक मिनट वो डोर लॉक कर लूँ, एक सेकंड के लिए आप छोड़े वेट सर, कीजिए। बच्चे ही हैं। खैर है, वो मेरा बेटा जो है ना वो रो रहा है, एक सेकंड मैं देख भी लूँ उसको। कोई बात नहीं सर, देख ली। मेरा बेटा भी ऐसे करता है। मैं तो याद थोड़ा लॉक करो दो। बच्चे हमेशा ये होगा कि इनकम स्टेटमेंट का जो तज्जिया होता है ना
उसमें यही है कि लास्ट ईयर को फोकस किया जाता है कि लास्ट ईयर में हमारा नेट इनकम कितनी थी आफ्टर टैक्सेस के, इस साल हमें कोई इजाफा भी हुआ कंपनी में। अच्छा, वो जितना भी इजाफा होगा, मैंने आपको शायद पहले भी बताया हो, हम ना इन्फ्लेशन के फैक्टर को लाजमी मद्देनज़र रखेंगे। हर साल में ना तकरीबन 5.5 से लेके 6%, 7% तक ना इन्फ्लेशन होता है। तो इन्फ्लेशन क्या होता है बच्चे? राइज इन प्राइसेस होती हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं इनकम स्टेटमेंट को हम फोकस रखेंगे कि लास्ट ईयर इतना था बेनिफिट, अब कितने फीसद मुनाफा हुआ। फॉर एग्जांपल आप देख लेंगे 15,000 हुआ है, पिछले दफ़ा हुआ था 10,000 मुनाफा, इस दफ़ा 15,000 हुआ, तो इसका मतलब है ये तो अच्छा खासा माशाल्लाह इजाफा हो गया पिछले साल की निस्बत। तो हम प्रोपोर्शनेट देखेंगे कि कितने फीसद मुनाफा हुआ। मिसाल के तौर पे हमारे पास 11% प्रॉफिट आ गया, जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने शेयर होल्डर में या अपनी मालकान में, इंजॉय करेंगे उसको प्रॉफिट को। तो हम लास्ट ईयर के मुताबिक उसको देखेंगे, अगर वो 10% लास्ट ईयर का इजाफी हमें मिला है तो वो एक्सेप्टेबल समझा जाता है, 10 से 15% इजाफा। अगर वो इजाफा इन्फ्लेशन रेट से भी कम में हुआ, फॉर एग्जांपल, तो इसमें क्या होगा? लॉस हुआ। इसमें क्या है, इन्फ्लेशन का रेट था जनाबे वाला 6.5% और आपकी इनकम बढ़ रही है जस्ट 5%। तो इसका क्या मतलब है? अब मैंने जो आपकी कंपनी, आपकी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो हमारी सैलरीज होती हैं तो वो भी ऐसे ही होती हैं, वो थोड़ा इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा बढ़ाई जाती हैं। क्या होता है कि अगला सेटिस्फाइड हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना, हर साल 10% इजाफा होता है। ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, अगर आपने कहीं किराए पे मकान लिया होता है, वो 10% इजाफा कर लेते हैं। लेकिन हम जैसे फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के लोग जो होते हैं ना, वो इसको अच्छा नहीं समझते। अगर हमें कहीं रेंट देना पड़े, वो सीधा 10% बढ़ा दें, तो हम कहते हैं नहीं, जो इन्फ्लेशन हुआ है उसके मुताबिक तो आप बढ़ाएं, दैट इज एक्सेप्टेबल, अदरवाइज नॉट एक्सेप्टेबल। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा इन्फ्लेशन के हवाले से जो हम सही बात है। कर रहे हैं, ठीक है ना। जी सर, समझ आया। अब बच्चे नेक्स्ट हम चल रहे हैं, थोड़ा सा इसको देखेंगे आज के टॉपिक में। एक और है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बच्चे। तो ये देखा सर हमने। नेट का इशू था इसलिए थोड़ा सा लेट वाह। हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी क्या होती है। जो मालिक का पैसा होता है ना, SOE क्या है? इट शोज द ऑनर्स कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ अ पीरियड, दैट चेंजेस दैट इफेक्ट कैपिटल। स्टार्ट में जो कैपिटल होता है उसमें चेंजिंग को शो कर रही होती है ये स्टेटमेंट, एंड द रिजल्टिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द पीरियड, और साल के एंड पे भी वो बताती है। इट इज आल्सो नोन एज द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ऑनर्स इक्विटी। तो ये क्या है? स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ऑनर्स इक्विटी की बात आए, आपको बनानी पड़ जाए, ये पेपर में आपके आ सकता है, आप स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी निकाल के दिखाएं। द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट इज स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी, ठीक है, हम उसको स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी दे देंगे नाम उसका। हमने ये देखा कैसे देखेंगे बच्चे, ABC कंपनी स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी, क्योंकि वो साल के एंड पे हम बना रहे होते हैं। स्टार्टेड कैपिटल लिख दिया 5,000। एड इंक्रीज, क्या एडिशनल ऐड होगा? एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखें, 1 जनवरी को हुआ ना, 2019 को हमने स्टार्ट किया, तो हम क्या करेंगे, ये मैंने जी। खुद लिखा है अपने हाथों से, ये लिखा हुआ है डाटा मेरा, ठीक है ना, मैंने खुद ये डिजाइन किया है। कमाल सर। इससे पहले हमें बच्चों को पढ़ाने से पहले जो है ना, थोड़ा हमें राइट अप करना पड़ता है। ये मेरे अपने नोट्स हैं बनाए हुए, जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, वक्त के साथ साथ ऑनलाइन पढ़ाना पड़ जाता है। अच्छा जी। अच्छा, अब आगे क्या है, इसमें क्या करेंगे बच्चे के 1,000 ऐड हो गया किसी भी डेट को, यानी एडिशनल कैपिटल था तो वो उसमें ऐड हो जाएगा डेफिनेटली। जो नेट प्रॉफिट हमें आया आफ्टर टैक्स के बाद, याद है, वो मिसाल के तौर पे 2,000 आया तो वो भी ऐड हो जाएगा। टोटल इंक्रीज कितनी हुई? 3,000 से। अब सब टोटल हो जाएगा 8,000 रुपए से। हमेशा याद रखिएगा, आपको याद होगा जो ड्राइंग्स होती हैं, जो वो पर्सनल यूज के लिए ले जाता है। आप याद है आपको, हम अकाउंटिंग की क्वेश्चन जब हमने सीखी थी, तो हम उसमें से डायरेक्ट 1,500 रुपए निकाल देंगे, कैपिटल में से ही वो पैसा डिडक्ट होता था ना। यू रिमेम्बर आई जी थिंक सर, सो। ऐसे ही है। तो क्योंकि उसका कहीं पे इफेक्ट नहीं है, वो आप पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं, तो इट मींस यू आर ड्राइंग योर कैपिटल। तो मिसाल के तौर पे मैं अगर वहां पर मेरा एक बिजनेस है, लाखों करोड़ों में चल रहा है, मैं उसमें 5 लाख रुपए निकाल लेता हूँ,
छोटी सी सुजुकी मैरान अपने घर के लिए लेने के लिए ये 10 लाख निकालता हूँ, तो अच्छी सी गाड़ी ले लेता हूँ, वो मेरे पर्सनल यूज में है, तो वो मेरे डायरेक्ट कैपिटल में। अब ये दो चीजें आप याद रख लें, या एडिशनल कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया तो वो ऐड अप हो जाएगा, नेट प्रॉफिट जो हमें इनकम स्टेटमेंट से निकाला गया वो भी ऐड हो जाएगा। आपको इस किस्म का एक क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है बच्चे, जिसमें आपको कहा जाएगा कि आप उसकी इनकम स्टेटमेंट बनाएं, उसकी बैलेंस शीट बनाएं। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और जितना मेरे से होता है आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू टीच यू। तो अगर आपसे कहा जाए किसी आप कंपनी में बैठे हो और पता चले स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी, आपके जहन में फौरन आना चाहिए कि एडिशनल कैपिटल को प्लस प्लस नेट प्रॉफिट माइनस उसकी ड्राइंग्स, तो पता चला 6500 रुपये हमारे पास एबीसी कंपनी का कैपिटल मौजूद है। क्योंकि ये चेंजेस हुई हैं जो कैपिटल ड्राइंग की वजह से, उसका इफेक्ट और नेट प्रॉफिट का इफेक्ट और एडिशनल कैपिटल का इफेक्ट शो करवाना होता है। अब हम बच्चे चलेंगे इसको भी आप छोड़ेंगे थोड़ा, डेप्रिसिएशन को कॉन्सेप्ट। अब जी ये मैंने जी बाकायदा तौर पे एक एक लफ्ज आपके लिए ही लिखा था, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह से प्यारे स्टूडेंट्स। तो ये जी जो सर। पेज नंबर 167 पे आप चले जाए ना, मीग्स एंड मीग्स की बुक पे, मेरे पास पड़ा है, मैं इंशाल्लाह ताला आपको वो अपलोड भी करूंगा और आज की डेट में ये शीट भी अपलोड करूंगा। तो वर्कशीट का वैसे इसमें से मैं एक सेकंड आप थोड़ा सा होल्ड कीजिए, मैं थोड़ा सा ना एक पेज देख लूं अगर यहाँ पे भी उन्होंने, ये जो हमारी बुक फॉलो हो रही है, मेरे पास दोनों बुक्स हार्ड कॉपीज में मौजूद हैं। तीन सौ सतासी सफ़ा अगर आप खोलें ना, 387 सफ़ा पेज का, वो जो आपने पहले से हमने वो किया हुआ था, जो हम बुक पहले फॉलो कर रहे हैं, जी तो उस पे जी वर्कशीट का आ जाता है हमारे पास, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ना वर्कशीट को देखते हैं कि ये होती क्या है। वो कहता है सबसे पहले क्या होता है, ये बच्चे एक बात याद रखिएगा, आज मैं आपको 10 साल पुरानी बात जो मेरे टीचर ने कही थी, वो ये कही थी कि ये वर्कशीट बनाना जो है ना, ये बेसिकली एक रफ वर्क काउंट होता है, ठीक है। जब आप अकाउंट्स की सीट पे बैठेंगे, अकाउंटेंट बनेंगे, फाइनेंस की सीट पे बैठेंगे, तो आपको बच्चों एक वर्कशीट बनाने के लिए दी जाएगी। दी क्या जाएगी, ये आपका एक रफ वर्क होता है। इससे ये होता है कि आप जो है ना मिस्टेक्स नहीं करते, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये रफ वर्क के जो है ना, ये 8 कॉलम वर्कशीट भी इसको कहा जाता है। देखें इसमें गिने कितने कॉलम है, वैसे मुझे याद नहीं, ये 10 कॉलम्स होते हैं या 8 होते हैं जी। ट्रायल बैलेंस, उसमें एडजस्टमेंट्स हुई, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। 10 कॉलम होता है। 10 कॉलम होता है ना, हाँ मुझे जी जी याद नहीं आ रहा था। तो बच्चे ये एक किस्म का ना रफ वर्क होता है। अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। वो कहता है कि all the activities of accountants are confined merely to journalization of transaction and their posting to the ledger. उसने post कर दिया ledger में, but at the end of an accounting preparation period they have to produce the results of their activities in the financial statements. At the end उसको क्या है, financial statements को बनाना होता है। The preparation of the financial statements is preceded by the construction of trial balance. वो कहता है कि कहाँ से स्टार्ट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये ट्रायल बैलेंस से जाके निकलती हैं, जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग, एडजस्टिंग एंट्रीज, क्लोजिंग। दिस प्रोसीजर इज अ कम्प्लेक्स एनफ दैट दीज आर फेयर चांसेस ऑफ कमिटिंग एरर्स। वो कहता है जो हम जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, अगर हम अलग अलग वहीं से ट्रायल बैलेंस से लेते हुए, फॉर एग्जांपल अलग अलग से हमें स्टेटमेंट्स बनानी है ना, इनकम स्टेटमेंट अलग से है, बैलेंस शीट अलग से है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस अलग से है, तो वो तो आप अपना काम कर रहे हैं। वो कहते हैं इसमें ना एरर्स हो सकते हैं, इसमें इश्यूज आ सकते हैं। At this level of their knowledge, students must be aware of fact that both the journal and ledger are formal and permanent records. जर्नल और लेजर तो आपने लाजमी बनाने हैं, ये तो कंफर्म बात है, जो कि अलग क्लास की इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। लेजर, लेजर बनाना क्या होता है, इट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ द स्पेसिफिक अकाउंट, ठीक है। कोई इसमें कमी बेशी तो नहीं है, याद है ना आपको।
सर क्या चीज याद है? लेजर याद है ना क्या होता है? लेजर में हम क्या जी पढ़ते सर, हैं? लेजर तो बिल्कुल जी याद है। सर याद है सर। वो क्या है, वो स्पेसिफिक जो है ना हमारे पास वो होती है। आपने क्लास छोड़ के नहीं जाना, ठीक है? मैं ये पिक्चर ले ली है मैंने अटेंडेंस की, इसके अलावा भी इंशाल्लाह ताला मैं एंड पे भी लूंगा। सर अच्छा, मेरी अटेंडेंस लगी, नुमान नगर में लेट आया था तो सर। भाई अब ऐड है हो ना, लिस्ट में शामिल होना, टेंशन ना लो। अच्छा, ओके सर। खामोश हो जाए, माइक ऑफ कर दें अपना। तो वो कहता है कि ये तो फॉर्मल रिकॉर्ड है, सो एनी एरर मस्ट बी अवॉइडेड इन दीज डॉक्यूमेंट्स। तो हमें इन डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। जो हम जितना भी काम कर रहे हैं, वो जर्नल हो, वो लेजर हो, वो एडजस्टमेंट्स हो, वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हो, या इनकम स्टेटमेंट हो, या बैलेंस शीट हो, तो वो कहता है वन वे ऑफ अवॉइडिंग एरर्स इन दीज परमानेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इज टू यूज द वर्कशीट। वो कहता है इस किस्म के अकाउंट्स से में एरर्स से बचने के लिए क्या है कि हम जो है ना वर्कशीट बनाते हैं। ए वर्कशीट इज अ लार्ज कॉलम शीट ऑफ अ पेपर। ये एक लार्ज कॉलम्स होते हैं इसमें, स्पेशली डिजाइन टू अरेंज इन अ कन्वीनियंट सिस्टमैटिक फॉर्म अकाउंटिंग डाटा रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, अकाउंटिंग डाटा तो एंड पर रिकॉर्ड करना होता है। द वर्कशीट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ परमानेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ठीक है, मैंने अभी जो बात की, मैंने अभी बताया कि मेरे टीचर ने मुझे 10 साल पहले बताया था, सॉरी 2006 की बात है, 7 की 6 की, उन्होंने बताया था। मैंने जब बीकॉम किया था, उन्होंने मुझे आज तक उनकी बात याद थी जो मैंने आपको बताई कि दैट इज अ रफ वर्क, इट इज नॉट ऑफ अ परमानेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ठीक है, तो समझ गए ना आप? डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? सर जर्नल जो है वो रफ वर्क है, राइट? जर्नल रफ वर्क नहीं है यार, ये वर्कशीट जो हम बना रहे हैं ना, जो आपके सामने है, वो जो है ना हमारे पास एक रफ वर्क होता है, जो हम आप सीख रहे हैं, जो भी अब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। मुझे एक सेकंड दें, मुझे ये देखने दें कि ये मेरे पास पिक्चर फॉर्म में पड़ा है कि नहीं। मीग्स वाला मैंने कुछ डाटा रखा हुआ है। कैश नहीं, ये भी नहीं है। नहीं, ये मुझे पेज ओपन ही करना पड़ेगा। स्क्रीन तो आ रही है ना आपके सामने? एक सेकंड, मैं बुक मिक्स वाली भी ओपन कर लूं, है पेज नंबर 167। मैं 1 मिनट बुक लेने जा रहा हूँ, साथ ही पढ़िए बिल्कुल थोड़ा। आज की डेट में हमने उसको रिव्यू किया अपने लास्ट लेक्चर को, बैलेंस शीट को, और इसको 167 पेज पे हम आते हैं जी, और देखते हैं कि कोई वर्कशीट इसमें जो है बनाई हुई, उसको हम कैसे लेके चलेंगे। एक सेकंड पेज I am teaching to the 5 different classes and books are also too many. जी बिल्कुल जी, ये हमारे पास आ गई है चीज। ये सेम जी वो पेज पे बाकायदा ये वर्कशीट बनी हुई है। ठीक है, अब इसमें ना क्या किया हुआ है उन्होंने, मैं आपको ना इसकी क्या करूंगा, मैं इसकी पिक्चर लेके सामने आपको दिखाऊं? नहीं, आपको मैं समझा देता हूँ, फिर आपको मैं अपलोड कर दूंगा ये वाली बात। ठीक है, तो पहले जी उन्होंने हमें क्या बताया हुआ था, उन्होंने जी हमें बताया कि बैलेंस शीट अकाउंट्स डाल दिए उन्होंने स्टार्ट में। ठीक है, आप क्या करेंगे कि बैलेंस शीट के अकाउंट्स डालेंगे, नीचे आए तो इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स भी डाल देंगे। ठीक है, ये अकाउंट्स हैं, क्योंकि ये जितना भी डाटा ट्रायल बैलेंस में है, उसमें दो चीजें कंक्लूड होंगी, या
एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो हमारे पास दिया हुआ है, ये मिड वाला फाइनलाइज हो गया है। तो इससे क्या होगा, या हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे या बैलेंस शीट में जाएगा डाटा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हुआ, कैश था इतना, ये ट्रायल बैलेंस हमें दे दिया गया। तो फिर हमें बताया गया कि कुछ एडजस्टमेंट्स हुई हैं। एडजस्टमेंट्स को हमने देखा भी था, एडजस्टमेंट्स जो हमें बताई जाएंगी। जी आप जो है ना ऑनलाइन है मेरे साथ? अरसलान ऑनलाइन हो तुम? अरसलान कहाँ है? बीरा असलम, बरीरा असलम, आप हमारी क्लास में हैं, सेकेंड ईयर 16। ये कौन है जी लास्ट में जो है? सर ये हमारी क्लास की तो नहीं है। जी आप कैन यू टॉक विद मी बरीरा? या तो किसी और नाम से इन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। चली गई है ना? जी सर चली गई हैं। तो ये आप इनको कोड कैसे दे देते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। सर पता नहीं कौन है, पता ही नहीं। हम्म। अच्छा, एक नादिया जो है ना, आप में से शायद पता नहीं आप गूगल पे ऐड हैं कि नहीं है। आपके तो 0 मार्क्स आए हैं जी, आपको पता होना चाहिए, आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई थी। जी सर मैंने नहीं सबमिट करवाई। तो आपको 0 मार्क्स मैं की गाउन थी रिटर्न हो गई सर है मैं। ना, फाइल आपकी है, 0 मार्क्स मिले हैं हाँ आपको। जी सर मैं गाउन आर यू थी, वहाँ हैप्पी नेट का फॉर इशू था, दैट? फिर आर यू चले गए। हैप्पी विद दैट? बच्चे हाँ इश्यूज सर। तो होते हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस की तो आपको क्या आएगा। चलें, अच्छा थोड़ा सा हम चलते हैं। पहली एडजस्टमेंट एंट्री क्या बोलता है वो, ये ट्रायल बैलेंस आपको दे दिया गया है, आगे वो पहली एडजस्टमेंट एंट्री के हम देखेंगे कि व्हाट ही इज टेलिंग अस। पहली एडजस्टमेंट की एंट्री आती है, अगर आपके पास बुक मीग्स वाली है तो 167 पेज आप ओपन कर सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है शॉप सप्लाईज यूज्ड इन दिसंबर। तो पता चला शॉप सप्लाईज जो है ना वो दिसंबर में यूज हुई। तो इसकी जो इफेक्ट हमारे पास शो होगा, ये यहाँ पे देखें, शॉप सप्लाईज, ये क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये हमारा एसेट था ना। एसेट याद करें, पिछले एसेट्स में एक सप्लाईज का खाना था। एम आई राइट? डू यू रिमेम्बर अनीस? सर सप्लाईज का खाना बैलेंस शीट में तो नहीं था। अच्छा देख लेते हैं दोबारा से, पीछे वाली पे लास्ट चले जाते हैं हम। ये देखें, ये सप्लाईज है ना एसेट्स में। जी सर। तो ये बच्चे हमारा एसेट है ना, तो वो बैलेंस शीट के आइटम में ना एक एडजस्टिंग है। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। एक मिनट, हम समझ रहे हैं बात को। तो बच्चे ये जो देखें, ये एसेट्स है ना, सप्लाईज, ये असासा है ना हमारा। वो कहते हैं जी सर। शॉप सप्लाईज यूज्ड इन दिसंबर। वो कहता है कि शॉप सप्लाईज जो है ना यूज हुई हैं 600 से। तो यहाँ पे आप देखें कि शॉप सप्लाईज जो है डेबिट साइड पे थी ट्रायल बैलेंस में, तो ये क्रेडिट हो जाएंगी ना अल्टीमेटली। चली गई, खत्म हो गई। 600 रुपए की, 1800 रुपए की थी और 600 की यूज हो गई। तो इसका मतलब अब हम क्रेडिट की एंट्री मारेंगे तो एडजस्टमेंट्स में 1200 आएगा ना। तो क्या है एडजस्टमेंट्स में क्या होगा, यहाँ देखेंगे कि शॉप सप्लाईज इनकम स्टेटमेंट्स में भी ये एक एक्सपेंस डालेगा क्योंकि ये एक्सपेंस में बढ़ेगा ना खाता। तो सप्लाईज एक्सपेंस का हम देखेंगे रिकॉर्ड है कहीं पे, तो ये सप्लाई एक्सपेंस डेबिट हो जाएगी। एक इफेक्ट है तो डबल इफेक्ट होगा। तो 600 का एक एक्सपेंस हो गया, वो एक्सपेंस जो है हमेशा इनकम स्टेटमेंट के डाटा में डलता है और वहां से क्रेडिट हो जाएंगी सप्लाईज क्योंकि यूज हो गई हमारे पास पड़ी थी। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास एंट्री आती है पोर्शन ऑफ इंश्योरेंस कॉस्ट एक्सपायरिंग इन दिसंबर। कितना पोर्शन एक्सपायर हुआ, अब हम ये देखेंगे कि ये कौन सा पोर्शन है इंश्योरेंस एक्सपेंस का। यहाँ देखें इंश्योरेंस एक्सपेंस दिखाई देता है आपको, ये 1500 रुपये। ठीक है, 1500 एक्सपेंस की एंट्री हो जाएगी। पोर्शन जितने फीसद भी है 10% हो गया। अच्छा, ये यूटिलाइज हो गया 1500। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो है ना 1500 एन एक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ये क्या है हमारे पास पहले डेबिट में था, अब इसको हम क्रेडिट कर रहे हैं अनएक्सपायर्ड को।
क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस थी ना 3000। जब चीज प्रीपेड होती है तो वो डेबिट खाने में लिखी जाती है बैलेंस साइड। 1 मिनट बचे, आप थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बच्चे, आप जो है ना 1 सेकंड वेट करें, मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ, ठीक है? और दोबारा से मैं मीटिंग आपको ऑन पे लेता हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम उसमें देखते हैं, क्योंकि ये 40 मिनट्स भी कंप्लीट होने वाले हैं। ओके सर। 2 मिनट वेट कीजिएगा, 5 मिनट। हाँ